या अँकरच्या प्रशिक्षणासाठी आलेल्या महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयातले आपले सर्व विद्यार्थी आपल्या सर्वांचं मी मिलिंद बेटावकर राहू मराठी प्रबोधिनीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. आपण 3 दिवस इथे राहणार आहोत. या सगळ्या संकुलात येताना आपल्याला काही कल्पना नसते, पण आल्यानंतर एकदम वेगळ्या वातावरणात पण गेलं तर आपल्याला जाणीव होते आणि काहीसा रिसॉर्टचाही फील येतो. पण हे रिसॉर्ट नाही, आपण सर्वांनी पहिल्या क्षणापासून लक्षात ठेवायचं हे प्रशिक्षण केंद्र आहे. आपण आता फिल्ममध्येही पाहिलं, सामाजिक क्षेत्रातले कार्यकर्ते, राजकीय क्षेत्रातले कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि आपल्यासारखे महाविद्यालयातले विद्यार्थी अशांचं तिथे प्रशिक्षण केंद्र आहे. आणि त्यामुळे जसं आपल्या महाविद्यालयात काही नियम आहेत तसे इथे काही नियम आहेत आणि त्या नियमांचं आपण सर्वजणांनी जर नीट पालन केलं तर आपले 3 दिवस अत्यंत आनंदात जातील, प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने खूप चांगल्या पद्धतीने जातील. आपल्या सर्वांचं रजिस्ट्रेशन किंवा नोंदणी झाली असेल असं मी गृहीत धरतो. आणि जर नोंदणी झाली असेल तर आपल्या सर्वांना एक फाईल दिली असेल. त्या फाईलमध्ये आपलं एक परिचयपत्र मागितलं आहे. जाताना आपल्याला ह्या प्रशिक्षणाबद्दल काय वाटलं त्याचा एक प्रामाणिक अभिप्राय आपला मागितलेला आहे. पण त्याचबरोबर सर्वांना एक बॅच त्या फाईलमध्ये दिलेला होता. तो बॅच सर्वांनी 3 दिवस परिधान करून राहायचं आहे. तिकडच्या व्यवस्थेला कळावं की आपण या ठिकाणी प्रशिक्षणामध्ये आलेला आहात आणि त्यामुळे त्या वेळच्या व्यवस्था आपल्याला सहजपणे उपलब्ध त्यांनाही आपल्याला करून देता येतील आणि आपल्यालाही जर त्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्या सहजपणे प्राप्त करता येतील. त्यामुळे सर्वांनी बॅच परिधान करून राहायचं आहे. आज दुपारच्या 17पर्यंत जर सर्वांनी मला परिचयपत्र भरून दिलं तर आपला प्रयत्न असा आहे की परवा जाण्यापूर्वी आपल्या सर्वांची एक कंपाईल्ड यादी लावतात. त्यांची एक स्वाभाविकपणे सगळ्यांची इच्छा असते की 3 दिवस आम्ही एकत्र होतो, एकमेकांचे पत्ते नाव आम्हाला माहिती पाहिजे, आमच्याकडे त्याची यादी पाहिजे. तर ती ईमेल करण्याच्या दृष्टीने आम्हाला तयार करता येईल, कारण ती दुरुस्त करणं आपल्यालाच ती करावी लागणार आहे. आमच्याकडे जर काही टायपिंगमध्ये चुका झाल्या असतील तर आपण ती दुरुस्त करून देणार आहे. तर आज जर आपण दुपारपर्यंत दिलं ते परिचयपत्र भरून आपली काही नाव, पत्ता, ईमेल ID एवढीच माहिती मागितली. जरा कृपया आपल्याला दुपारपर्यंत द्या. सहकारी इथे असतील मनीष वखारे त्यांच्याकडे द्या. अभिप्राय मात्र जातानाच द्यायचा आहे आणि अभिप्रायामध्ये काही कॉपी करण्याचं काही नाही, आपल्याच अभिप्राय आपल्याला द्यायचा. त्यामुळे आपल्याला जे वाटलं 3 दिवसात ते आपण प्रामाणिकपणे द्यायचं आहे. आपण आता फिल्ममध्ये अनेक गोष्टी पाहिल्या, प्रबोधिनी करते, तसं आमचं ग्रंथालय आपण आवर्जून भेट द्यावी. आत्ताही काही मुलं गेली होती मोकळ्या वेळेमध्ये. त्या ग्रंथालयाला भेट द्यावी. ग्रंथालयामध्ये काही पुस्तकं आहेत ती आपण आपल्या रूमवरती घेऊन जायला हरकत नाही. 5 तारखेला जाण्यापूर्वी पुन्हा परत करा. आमच्या ग्रंथालयाचे सभासद व्हा. आपण सर्वजण विद्यार्थी आहोत आणि विद्यार्थी असल्यामुळे आत्ताच आपल्यामध्ये एक संशोधकाची वृत्ती विकसित व्हावी. त्यातही आपण पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काही ना काही करू इच्छिणारे विद्यार्थी आहोत. तर आमची एक पत्रकारांसाठी, युवा पत्रकारांसाठी म्हणून पाठ्यवृत्ती चालते दरवर्षी, वास्तवदर्शक पाठ्यवृत्ती. आता तिथे काही मुलाखती झाल्या, पण पुढच्या वर्षी पुन्हा काही विषय समाजातले नक्की करून त्या अनुषंगाने आम्ही अर्ज मागवतो. त्या अर्जांची छाननी होऊन त्यातल्या काही लोकांना मुलाखतीला बोलवलं जातं आणि 3 महिने किंवा 6 महिन्यासाठी ती पाठ्यवृत्ती त्याला दिली जाते. त्या विषयात त्याने अभ्यास करावा, त्याच्यासाठी त्याला एक मार्गदर्शकही नेमून दिला जातो. त्या विषयाचा अभ्यासक, चिंतक, मार्गदर्शकही नेमून दिला जातो आणि त्याने 3 महिने किंवा 6 महिने जी काही मुदत असेल त्याची, त्या मुदतीमध्ये त्या विषयावरचा आपला अभ्यास पूर्ण करून त्याचा पूर्ण अहवाल सादर करणं अपेक्षित असतं त्या मार्गदर्शकाच्या मदतीने. आणि त्यातली एक पुस्तकं आपण आता पाहिली, जसं मेळघाटातलं कुपोषण असेल किंवा मुंबईतल्या बालबालांच्या समस्या असतील, असे हे विषय या वास्तवदर्शक पाठ्यवृत्तीतनं त्या वेळच्या युवा पत्रकारांनी संशोधन करून तयार केलेले हे सगळे अहवाल आहेत. दुसरी एक पाठ्यवृत्ती इथे चालते ती निवासी पाठ्यवृत्ती, की आपल्यापैकी काही जर संशोधन ऑलरेडी केलं असेल, काही सिनियर्स मंडळी आहेत, जसे इथे आपल्यामध्ये माननीय आल्हाद गोडबोले आहेत, काही ज्येष्ठ मंडळी आपल्यामध्ये आहेत की जे प्रहारचे संपादक राहिले, अनेक वर्ष पत्रकारितेत होते, विशेषतः भारत चीन संबंधांमध्ये त्यांचा अभ्यास आहे आणि अनेक अन्य विषयात त्यांचा अभ्यास पुण्याला राहिला असतात. तर अशी काही मान्यवर मंडळी आहेत. तसंच आपल्यापैकी काही त्यांना संशोधन करण्याची इच्छा असेल, एखाद्या विषयावर लिखाण करण्याची इच्छा असेल, तर त्या ठिकाणी म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला येऊन त्याचं निवांतपणे सगळं कंपायलेशन नीट करायचं असं जर वाटलं तर एक निवासी पाठ्यवृत्ती आहे की ज्या आपण इथे अर्ज करून इथे येऊ शकता. 8 दिवस 10 दिवस आपली जी काही मुदत असेल त्या मुदतीत आपण राहू शकता. इकडच्या सर्व सुविधा आपल्याला निश्चित असतील. फक्त आपल्याला दिवसभराचं जे काही आपलं खाणं पिणं आहे त्याचा मात्र आपल्याला स्वतःचा खर्च करावा लागेल. अशी निवासी पाठ्यवृत्ती आहे. एक गुरुवार सभा म्हणून मुंबईतले जर विद्यार्थी असतील, गुरुवार सभा म्हणून आमचा उपक्रम चालतो मुंबईच्या आमच्या कार्यालयामध्ये. महिन्याच्या 3ऱ्या किंवा 4थ्या गुरुवारी त्या महिन्याभरात घडलेल्या एखाद्या महत्त्वाच्या घटनेवरती एक तासाचं व्याख्यान त्या विषयातल्या तज्ज्ञाला बोलवून आणि त्या अनुषंगाने 15-20 मिनिटं प्रश्नोत्तर असा 1.25 ते 1.5 तासाचा कार्यक्रम चालतो. एक रेडीमेड माहिती
लोकांना मिळावी त्या विषयातली. कारण अनेकदा वृत्तपत्र आपण वाचतो, पण आपल्या शंका निरसन करायला कोणी नसतं किंवा आपल्याला किती कळलं हे सुद्धा आपल्याला कळण्याचा मार्ग नसतो. त्या ठिकाणी तासाभरात आपण ती माहिती घेऊन त्या तज्ज्ञाशी, त्या अभ्यासकाशी बोलून आपल्या मनातल्या काही शंका दूर करू शकतो. असाही उपक्रम दर महिन्याच्या 3ऱ्या किंवा 4थ्या गुरुवारी आमच्या वडाळा कार्यालयात, मुंबईच्या कार्यालयात चालतो. यावेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 14 एप्रिलला जयंती असल्यामुळे 13 एप्रिलला म्हणजे सोमवारी ते व्याख्यान ठेवलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार. संध्याकाळी 6:30 ते 7:30 अशी साधारणतः त्याची वेळ असते. मधला दिवस असल्यामुळे 6:30 ते 7:30 अशी ती वेळ आहे. ह्या वेळेला 13 एप्रिलला आपण सर्वांनी यावं, म्हणजे जे मुंबईतले त्यांनी यावं. आपल्या सर्वांचं शुल्क जे भरलेलं आहे, व्यक्तिगत जर भरलं असेल तर व्यक्तिगत पावती मिळेल, पण महाविद्यालयाने जर कोणाचं शुल्क भरलेलं असेल आणि महाविद्यालयात एकापेक्षा अधिक संख्येने जर लोक आलेले असतील तर त्यांची एकत्रित पावती बनवून दिली तर चालेल का? एकदा आपण मला बोलून माझे सहकारी मागे बसले सागर पाटील त्यांना कळवावं. म्हणजे 5 जण सुद्धा एखाद्या विद्यालयात आले, महाविद्यालयात आलेले असतील आणि महाविद्यालयाने जर त्या 5 जणांचं जर शुल्क भरलेलं असेल या वर्गाचं, तर त्याची एक रकमी आम्ही जर महाविद्यालयाच्या नावाने पावती बनवली तर आपल्याला चालणार आहे का? तसं असेल तर सांगा. अन्यथा व्यक्तिगत पावत्या बनवायच्या असतील किंवा महाविद्यालयाची सुद्धा व्यक्तिगत बनवायची असेल, जरी 5 विद्यार्थी आलेले असतील, तसं आपण सागर पाटील यांना भेटून सांगायचं. आपण सर्वजण सकाळी आलो, आपल्या लक्षात आलं की जातानाही आपल्या डोक्यात विचार असेल कसं जायचं. तर आपण बसची व्यवस्था करणार आहोत ना, तर ती सशुल्क व्यवस्था असेल. 25 रुपये आपण त्याचं शुल्क म्हटलेलं आहे. आपल्यापैकी ज्यांना 5 तारखेला जातानाची ती वाहन व्यवस्था हवी असेल तर माझे इथे सहकारी आहेत अनिल पांचाळ, त्यांच्याकडे आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपली नावं आपण नोंदवायची. 25 रुपये त्याचं शुल्क भरून आपण नोंदवायचं. आपले मान्यवर या उद्घाटन सत्राचे आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत. आपण एकदा सर्वजण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत केलं. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्राचे अध्यक्ष मी बाकीच्या व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर यांचा अत्यंत संक्षेपाने परिचय करून देणार आहे. या उद्घाटन सत्राचे अध्यक्ष माननीय प्राचार्य अनिरुद्ध भालचंद्र देशपांडे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. पुण्याला राहिला असतात. अर्थशास्त्र विषय घेऊन सुवर्ण पदक प्राप्त करत MA त्यांनी पूर्ण केलेले आहे. पुण्याचं जे BNCC कॉलेज, बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स महाविद्यालय, त्याचे अनेक वर्ष प्राचार्य होते. देशातलं पहिली 10 क्रमांकाची वाणिज्य महाविद्यालय केवळ पुण्यापर्यंत देशातल्या पहिल्या 10 क्रमांकाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाच्या यादीमध्ये पुण्याचे BNCC कॉलेज आहे. ते सगळं ज्या स्तरावरती आणण्यामध्ये माननीय सरांचं खूप मोठे योगदान आहे. सर NAACचे सुद्धा एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर राहिलेले आहेत. पोटेन्शियल फॉर एक्सलन्स हा पुरस्कारही सरांना प्राप्त झालेला आहे. पुणे विद्यापीठातला उत्कृष्ट प्राचार्य हा पुरस्कार दिला जातो, तोही माननीय देशपांडे सरांनी प्राप्त केलेला आहे. अर्थशास्त्र विषयात स्वाभाविकपणे ते तज्ज्ञ आहेतच, पण मेक्सिकोमध्ये कानपूरला काही वर्षापूर्वी WTOची परिषद झाली. त्यावेळेला भारतात एक अभ्यासगट गेला होता. त्या अभ्यास गटाचे सन्माननीय सदस्य होते. सामाजिक क्षेत्रातही आपल्या विद्यार्थी दशेपासून सक्रिय आहेत. विशेषतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघटनेचं अनेक वर्ष त्यांनी काम पाहिलं. महाराष्ट्र पोलिसाचे अध्यक्षही अनेक वर्ष राहिले. गेले काही वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र प्रांताचे कार्यवाह, मग संघचालक आणि आता गेल्या वर्ष 1.5 वर्षापासून राष्ट्रीय पातळीवरती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संपर्क प्रमुख अशी सरांकडे जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर आपण ज्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये बसलेलो आहोत, त्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचेही सर माननीय अध्यक्ष आहेत. मी सरांचं त्या ठिकाणी स्वागत करतो. आपल्या आजच्या उद्घाटनाच्या प्रमुख अतिथी, मुख्य पाहुण्या माननीय निधी कुलपती, त्यांचा विस्ताराने परिचय करून देण्यासाठी मी माझ्या सहकारी रसिका जोशी यांना विनंती करतो की त्यांनी माननीय निधी कुलपती त्यांचं विस्ताराने परिचय. नमस्कार. हमारे आज के इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि निधि कुलपति जी का बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो निधि जी के बारे में फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, ये हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही सीनियर टेलीविजन एंकर रही है। हम उन्हें देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन मैं उनका एक छोटा सा परिचय आपसे करवाती हूँ। 1991 में अपने पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स के बाद उन्होंने न्यूज़ ट्रैक के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइम टाइम नेटवर्क के साथ वो जुड़ गए। उन्होंने बाबरी मस्जिद इश्यूज पर लगातार रिपोर्टिंग की थी। 1994 में इस नेटवर्क उन्होंने ज्वाइन किया। ZTV वॉज द फर्स्ट प्राइवेट न्यूज़ टेलीविजन चैनल। उसके साथ उन्होंने 6 साल तक लगातार काम किया।
उसके बाद 2003 से वो NDTV इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। वहाँ पे वो आज एक सीनियर एडिटर और एंकर हैं। NDTV इंडिया पे उनके दो बहुत ही फेमस शोज रहे हैं, इंडिया 9 बजे और बड़ी खबर। ये दो फेमस शोज के साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री चले गांव ये शो किया था। इस कार्यक्रम के द्वारा फर्स्ट टाइम 13 राज्यों के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गांव-गांव में ले जा करके वहाँ के बस्ती के लोगों के साथ संवाद करने का मौका दिया। ऐसा कार्यक्रम रहा जिसके द्वारा भारत के गांव के लोगों के साथ उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स का बहुत ही डीप स्टडी किया गया और शौचालय जैसे विषयों पर भी स्टडी किया गया, क्योंकि शौचालय घर में होना वो लोग ज़रूरी नहीं समझते थे। शौचालय घर में होने की ज़रूरत क्या है और साथ ही साथ ऐसे उपक्रम, ऐसे प्रोग्राम स्टेट्स में होना कितने ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे इस कार्यक्रम के द्वारा एक बहुत ही गहरा अभ्यास किया गया। जम्मू और कश्मीर, यूपी, बिहार, इन राज्यों में निधि जी ने इलेक्शन के दौरान ट्रैवल किया है। हम कह सकते हैं कि अभ्यास पर निरीक्षण और उसी के साथ रिपोर्टिंग ये उनकी आज तक की विशेषता रही है। जैसे हम कहेंगे सिंपल बट इम्प्रेसिव, वैसे ही कोई भी सारी खबरें हो या सवाल जवाब हो या फिर कोई भी पैनल डिस्कशन हो, हम देखते आए कि बहुत ही सादगी भरा प्रस्तुतिकरण और कोई भी सिचुएशन, कोई भी पैनल हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, सबको बहुत बखूबी से वो हैंडल करती है और यही उनके कार्यक्रम की, उनके पर्सनालिटी की, उनके एंकरिंग की एक अनूठी विशेषता रही है। तो मैं दीदी जी से विनती करूंगी कि वो आज यहाँ पे आए हुए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आपल्यामध्ये डाव्या कोपऱ्यामध्ये माननीय अरविंद लिगे सर बसलेले आहेत. मुंबईतच राहायला असतात, अनेक वर्ष कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये सक्रिय होते. मूळचे इंजिनियर आहेत. सिमेंटसारख्या BST सारख्या मोठ्या उद्योग क्षेत्रात 35 वर्षाहून अधिक काळ नोकरी करून सर निवृत्त झाल्यानंतर सामाजिक कार्यामध्ये त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं. त्या केशवसृष्टीमध्ये एक रामरत्न विद्या मंदिर आहे. त्या रामरत्न विद्या मंदिरचे काही काळ व्हाईस चेअरमन होते. रामभाऊ महावी प्रबोधिनीच्या मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर आहेत. त्याचबरोबर बोरिवलीला जनसेवा सहकारी शेड्यूल बँक आहे, आता सर माननीय उपाध्यक्ष सरांचे स्वागत आहे. माननीय गिरीश केमकर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. पुण्याला मूळचं त्यांचं राहणं पुण्याला आहे. गेल्या 28 वर्षाहून अधिक काळ पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आहे. प्रामुख्याने मुद्रित आणि वाहिन्या म्हणजे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही मीडियामधला त्यांचा अनुभव खूप चांगला आहे. प्रिंट मीडियामधला तर अनुभव आहेच, पण इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये पडद्यावरती आणि पडद्याच्या मागे, म्हणजे पडद्यावरती आपण जसं अँकर म्हणून मुलाखत घेतो त्यावेळेला लोकांना दिसतो, पडद्याच्या मागे तिथे लाईट इफेक्ट्स आहेत, साऊंड इफेक्ट्स आहेत, एडिटिंग आहे, कंपायरेशन आहे, हे सगळं जे आहे त्या कामाचा त्यांचा अनुभव खूप मोठा आहे. पुण्यातल्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, भारतीय विद्याभवन, सीन एज्युकेशन, प्रेम अशा वेगवेगळ्या संस्थांसाठी त्यांनी काम केलं आहे आणि अशा काही संस्थांनी या अँकरिंगचे किंवा पत्रकारितेसाठी जे काही अभ्यासक्रम बनवले किंवा त्यांचे चालतात त्या अभ्यासक्रम बनवण्यामध्ये माननीय गिरीश केमकरांचं खूप मोठे योगदान आहे. 1984 साली पंजाबमध्ये ब्लू स्टार ऑपरेशन झालं होतं आणि त्यानंतर लगेचच 85 साली पंजाबमध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. त्या 85 सालच्या विधानसभेच्या पंजाबमधल्या निवडणुका कव्हर करण्यासाठी माननीय गिरीशजी त्या ठिकाणी गेलेले होते. अनेक छोट्या छोट्या डॉक्युमेंटरीज, व्हिडिओ फिल्म्स त्यांनी बनवलेल्या आहेत. ETV जो आहे आपण आज सर्वजण पाहतो महाराष्ट्रामध्ये, ही मराठी वाहिनी सुरू करण्यामध्ये गिरीश केमकरांचं खूप मोठे योगदान आहे. त्याचबरोबर ETVचा संपूर्ण जो ग्रुप आहे 12 जवळजवळ भाषांमध्ये चालतो, त्या संपूर्ण ETVचं त्यांनी खूप मोठ्या हुद्द्यावर राहून मोठी जबाबदारी सांभाळलेली. रामोजीराव ग्रुपचे जे अध्यक्ष आहेत माननीय रामोजीराव यांना टिळक पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं काही वर्षापूर्वी. तर त्यांच्या जीवनावरती दाय नेहमी सक्सेस हा व्हिडिओपट सरांनी तयार केलेला आहे. अनेक कार्यक्रमांचं आपण थेट प्रक्षेपण पाहत असतो आणि त्यावेळी जी स्किल लागतं ती स्किल सरांनी आपलं स्वतः सिद्ध केलं आहे. ETVवरच्या वेगवेगळ्या दर तासाच्या बातम्या आहेत, रणांगण हे निवडणुकीकार आणि विश्लेषक असं जे आपण प्रत्येक निवडणुकीत पाहत असतो त्या नावाने जो कार्यक्रम चालतो रणांगण. त्यानंतर मराठी साहित्य संमेलन जे काही वर्षापूर्वी औरंगाबादला झालं होतं त्याचे थेट प्रक्षेपण सरांनी फार यशस्वीरित्या केलं होतं. आषाढी एकादशी आपल्या सर्वांना माहिती आहे पंढरपूरला, त्यानिमित्तानं माननीय मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नी महापूजा करत असतात, त्याचे थेट प्रक्षेपण सरांनी केलेलं आहे. पत्रकारितेच्या जीवनामध्ये मुद्रित मीडियामध्ये किंवा मुद्रित प्रसारमाध्यमांमध्ये पत्रकार, सहसंपादक, संपादक, विशेष प्रतिनिधी अशा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आणि गिरीशने सांभाळल्या.
तर टी व्ही चॅनल्सवरती निर्माता, फोटोग्राफर त्यातल्या गेल्या काही वर्षापासून मीडिया सेंटरचे महाविद्यालयाच्या संचालक म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी, त्याचबरोबर इतर एज्युकेशन सोसायटीची संचालक त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचा आपण मगाशी फिल्ममध्ये पाहिला. अफगाणिस्तानमध्ये 2002मध्ये डेलिगेशन गेलं होतं, दोन्ही मिशन जे गेलं होतं त्याचे माननीय गिरीशजी सन्माननीय सदस्य होते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो 3 दिवस आपला अभ्यासक्रम चालणार आहे, त्या अभ्यासक्रमाचे सर, कोर्स डायरेक्टर किंवा अभ्यासक्रम संचालक म्हणून त्यांना मराठीत अशी जबाबदारी 3 दिवस सांभाळणार आहे. कारण 3 दिवस ते आपल्यामध्ये मोकळ्या वेळामध्ये आपल्या अनेक प्रश्नांचं निरसन आपण करून घेऊ शकतो. सरांचंही स्वागत आहे. पण तत्पूर्वी मी माननीय देशपांडे सरांना विनंती केली की माननीय निधी कुलपती यांचं तुम्ही पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ आणि भेटवस्तू देऊन स्वागत करावं. माननीय रेगे सरांना विनंती की त्यांनी माननीय गिरीश केमकर यांचं शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन स्वागत करावं. माझ्या डावीकडे बसलेले माननीय भगवान दाता, लोकसत्ता, केसरी अशा वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातून जवळजवळ 37 वर्षाहून अधिक काळ पत्रकारितेचे जीवन पूर्ण केल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीशी जोडले गेले. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम ज्या विभागामार्फत आयोजित केले जातात त्या विभागाच्या आता माननीय भगवान दाता सल्लागार आहेत, त्यांचंही स्वागत आहे. अभ्यासक्रमात भूमिका ते नंतर मांडणार आहे. मी मगाशी जसा प्रल्हाद नवोरेंचा उल्लेख केला तसं आपल्यामध्ये अजून 2 मान्यवर आहेत ह्या क्षेत्रातले दिग्गज अनुभवी आणि त्यांनी आपलं कर्तृत्व सिद्ध केले असे माननीय संतोष शेळवान, ज्येष्ठ सहसंपादक, सहाय्यक संपादक सकाळचे राहिलेले, त्याचबरोबर मराठवाड्यातले जे MMCC कॉलेज आहे त्याचे आता प्राचार्य आहेत. दुसऱ्या आहेत वासंतीताई वर्तक. दूरदर्शनची जेव्हा सुरुवात झाली त्यावेळेला अनेक न्यूज रीडर्स जे जुने लोक आहेत त्यांना माहिती त्यातल्या वासंतीताई वर्तक आहेत. त्यानंतर अँकरिंगच्या क्षेत्रातही त्यांनी आपलं स्वतःचं करिअर केलेलं आहे अत्यंत यशस्वीपणे. आणि आजही रात्रीचा एक कार्यक्रम जो आहे त्या आपल्यासमोर सादर करणार आहे. त्या तिन्ही मान्यवरांचं स्वागत करतो आणि व्यासपीठावरील माननीय देशपांडे सर आणि अन्य मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून या कार्यशाळेचं उद्घाटन करावं.
प्रियांका जी आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये सुरुवातीला सरस्वती वंदना आणि शेवटी परवा पुन्हा वंदे मातरम म्हणण्यासाठी त्या आपल्याला उपस्थित राहणार आहेत. आपण पुन्हा एकदा गायनच्या गजरामध्ये तुमचं अभिवादन करूया. माननीय भगवान दातारांना विनंती करेन की ह्या अभ्यासक्रमाची आपल्या सर्वांसमोर मांडावी. सम्माननीय निधि जी, हमारे अध्यक्ष देशपांडे सर, हमारे अधिकारी रेगे साहब और मेरे मित्र और इस कोर्ट के डायरेक्टर गिरीश जी केमकर और आप सभी प्रतिनिधि, रामभाऊ मालवीय प्रबोधिनी के इस पवित्र परिसर में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप जैसे प्रसन्न चित्त प्रतिनिधि यहाँ पे मिले, ये शायद स्टेज पर जो बैठे हैं उन वक्ताओं को भी गौरव की बात होगी। ये जो प्रशिक्षण वर्ग है ये 3 दिन का है और जो टीवी के या मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन यहाँ पे मिले, इस योजना से ये प्रशिक्षण वर्ग हमने आयोजित किया है। ये प्रशिक्षण है और ये सहयोग की बात है कि यहाँ पे हमारे जो अनिरुद्ध देशपांडे जो माजी प्राचार्य थे और निधि जी का नाम तो कुलपति है। निधि जी हम मराठी में कुलपति विद्यापीठ के वाइस चांसलर को कहते हैं, यानी सब माहौल ये विद्या प्रशिक्षण इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो प्रबोधन, संशोधन और प्रशिक्षण ये 3 विशेषताएं हमारे रामभाऊ मालवीय प्रबोधिनी की हैं और गए 32 साल से हम यहाँ पे ये प्रशिक्षण और प्रबोधन का काम करते हैं। मीडिया में जाना ये आजकल करियर की बात मानी जाती है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ और शायद आप भी वो स्वीकार करेंगे कि मीडिया में जाना ये सिर्फ करियर नहीं है, वो एक दायित्व है और वो बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। ऐसे सामाजिक दायित्व निभाने के लिए ऐसे थ्रेशोल्ड पे आप है तो इसके वास्ते आपको यहाँ अच्छा मार्गदर्शन मिले, यही ये अभ्यासक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे मैं महात्मा गांधी का वाक्य मुझे याद आ रहा है। अपने भूटान के माजी राजदूत थे पवन वर्मा, बड़े अच्छे लेखक है और बिकमिंग इंडियन ये किताब उन्होंने लिखा। वो किताब के पहले पन्ने पर उन्होंने महात्मा गांधी का एक वाक्य लिखा था, वो आपके सबके लिए शायद बहुत अच्छा होगा। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर के खिड़कियां और दरवाजे मैं बंद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सब दिशाओं से, सब देशों से खुली हवाएं मेरे घर में आए, लेकिन मेरा इस पर भी ध्यान होगा कि इन खुली हवाओं से मेरे जो पैर जमीन पे गड़े हैं वो पैर कभी हिचकिचाए नहीं लगेंगे, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। खुली हवाएं तो आना चाहिए लेकिन मेरे पैर भी जमीन पर रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पवन जी वर्मा ने जो वाक्य दिया है वो आप सबके लिए बड़ा ही मार्गदर्शक होगा। 3 दिन आप सब जन ये 3 दिन का अभ्यास कर अच्छी तरह से प्रशिक्षण करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। आप सबको मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू। दादाजी ने मेरे लिए दिक्कत पैदा कर दी, उन्होंने हिंदी में प्रारंभ किया तो मुझे भी अभी हिंदी में बोलना ही पड़ेगा। आप मेरी हिंदी को सह लेंगे ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ और माननीय गिरीश केमकर जी से अनुरोध करता हूँ कि पाठ्यक्रम के संचालक के नाते हुए अपने विचार। Namaskar. Dignitaries on dais and all you. You need to bear with me for next 3 days. So I won't give any, say 1 minute.
I should say that it's a wonderful opportunity for a person like me to share my experience. I can tell you that this won't be an academic exercise at all. I assure you that I want to get really preparation for the show on air. You should get prepared for show on air. And निधि ये है वो इतने सालों से लाइव कर रहे हैं, तो वो शायद आप उनसे अभी सुनना चाहते होंगे। बहुत सारी बातें वो बता सकते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न्यायमूर्ति रानडे जी ने एक कहा है, प्रकृति अधिक नीति म्हणजे संस्कृती आणि प्रकृति उणे नीति म्हणजे विकृती. I am really worried about all professions. It is seen in every profession. All these malpractices and loss of value system is there. It is very serious concern for me personally. And so I would be concentrating more on media ethics and law. So hope that next 3 days you will really enjoy this training, and I hope that you should perform well in professional media. Thank you. उद्घाटन सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष तथा प्रबोधिनी के माननीय अध्यक्ष देशपांडे से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। इस कार्यशाला के उद्घाटन की प्रमुख अतिथि माननीय देवी प्रबोधिनी जी, मेरे सहयोगी भगवान दाता श्री गिरीश और आप सभी प्रतिभागियों, रामबाबा की प्रबोधिनी का अध्यक्ष इस नाते पहले मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। स्वागत करते समय मेरे मन में एक भावना आती है जो आपके लिए अभिनंदन देने को मैं चाहता हूँ। इतनी बड़ी संख्या है दूर दूर से, जहाँ पूरा महाराष्ट्र हमें प्रातिनिधिक रूप में दिखाई देगा, ऐसे रूप में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही गौरव की और अभिनंदन की बात है। इस विषय को लेकर यह कार्यशाला होने जा रही है। आज के जमाने में वो विषय बहुत ही महत्व रखता है। टेलीविजन ये आज आवश्यकता नहीं, तो प्रतिदिन अपने साथ चलने वाला अब मित्र बन गया है। टेलीविजन की सेवा कार्टून्स देखने वाले बच्चे से लेकर मेरे जैसे सीनियर व्यक्ति को अगर वो वहां नहीं होता है तो बहुत कुछ खो बैठे हैं, ऐसा अनुभव आता है। उस टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर के रूप में, निवेदक के रूप में और अन्य प्रकार की भूमिका में काम करने की इच्छा सभी अपने मन में रखी और वो ठीक तरह से चले, इसलिए इस प्रशिक्षण में आप सम्मिलित हुए। ये एक साइंटिफिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। कोई भी आए और निवेदक का काम करे, ऐसे आज की तो स्थिति नहीं है। पुराने दिनों में ठीक था। आज निवेदक बनना, एंकर बनना, संकलन करना, लोगों के सामने ठीक तरह से उसे रखना, अपने व्यक्तित्व से लेकर हमें जो रखना है उसका मूल्य रखना, यानी उसकी कोई जो भी एक आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण करना, ये सारी बातें जिसे बिल्कुल साइंटिफिक ट्रेनिंग, we call it as professional training because we consider an anchor as a professional person. और जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें कौशल्य, स्किल का विषय आता ही है। बोलने का स्किल, स्वयं को प्रेजेंट करने का स्किल, लोगों को लगना चाहिए कि आप जो बात कह रही है या कह रहा है वो सारी बातें विश्वसनीय हैं।
कहने की स्टाइल से लेकर कहने के मुद्दे तक आपको आपका व्यक्तिमत्व इस प्रोफेशन के लिए तैयार करना है। और रामदेव गांधी प्रबोधिनी ये कोई प्रशिक्षण संस्था है ही, और इस प्रकार का प्रशिक्षण लेकर जब आप बाहर जाएंगे 3 दिनों के पश्चात, तो आपको लगेगा कि बस ये मेरे लिए करियर की एकमेव लाइन है और इसमें मैं करियर करना चाहता हूँ, करियर करना चाहती हूँ। निधि प्रभुति जैसे बहुत सीनियर एक्ट्रेस कहो या निवेदिका कहो या कार्यक्रम की संचालिका कहो, बहुत सारे भूमिकाओं में उन्होंने काम निभाया है। ऐसे एक सीनियर यहाँ उद्घाटन के उपलब्ध है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस समय मेरे मन में एक स्मरण आता है, परिस्थिति में कितना अंतर उत्पन्न होता है वो अंतर दिखाने के लिए मैं स्मरण का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। इस दिन और जिस साल शायद वासुदेव वर्ती जी या सीनियर लोग जानते हैं, बड़ी विसंगति लगेगी, लेकिन मजाक की बात है। और वो मजाक की बात ऐसे कि जिस दिन या जिस साल में टेलीविजन शुरू हुआ उस साल में प्रेस सेंसरशिप लगी थी। यह एक बड़ी विसंगति की बात है। देखिए, that was 1975-76 and the whole country was under emergency. And the emergency put some people in the jails also. I was one of those fortunate people. We were in jail for more than 15, 16, 17 months. You can, nobody would have been taken birth, born, those days. I am not criticizing that because this is not the place. I can criticize it, I have to criticize it, but I won't do that right now. ये प्रसार माध्यम जो आज इतना दुभावना है, सारे जीवन को स्पर्श करके चलता है, विज्ञापन से लेकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों तक चलता है, वो माध्यम बंद रूप में हमारे सामने आया। मुझे पता नहीं वासंती जी उस समय निवेदिका थी या नहीं, क्योंकि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एक्टर्स, उनके पास जो वार्ता पत्र जाता था पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए जाने वाला वार्ता पत्र सेंसर होकर जाता था, यानी आपको क्या पढ़ना है वो कहीं और निश्चित हुआ करता था। लेकिन आज वो दिन भूल जाइए, क्योंकि वो दिन बहुत अच्छा स्मरण में रखने वाले दिन तो नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि अपनी पूरी स्वतंत्रता के लिए यह टेलीविजन माध्यम सच है, सिद्ध है। जो आपको कहना है वो आप व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको कहना है वो व्यक्त करते करते लोगों को आपके साथ ले जा सकते हैं। आप केवल निवेदन नहीं करेंगे तो आप समाज में जागरण का भी काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप समाज में जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को रोकने का काम भी कर सकते हैं। That is there is multiple role in your hands as an actor. इस प्रकार के दायित्व को निभाने का काम आप सभी को करना है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी है। हम देखते हैं कि जब 4, 5, 6 लोगों को इकट्ठा करके निधि जैसे लोग किसी एक विषय पर चर्चा उत्पन्न करते हैं, तो मेरे जैसे मन में आता है कि वहाँ 2 स्किल्स की आवश्यकता है। या एक है बोलने की और दो है बोलने न देने की। ये 2 प्रकार की आवश्यकता है। यू रिक्वायर बोथ द स्किल्स। You have to make people speak, and you have to see to it that people don't speak, and see to it moreover that they will speak whatever I like. That is also one of the factors over there. ये सारा पार करके हम आज की अवस्था में आए हैं कि एंकर भी एक आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है। वो केवल दिखने की नहीं, दिखना वगैरह बातें अलग है, लेकिन एंकर एक आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है। निधि कुलपति जब लोगों को छेड़ने लगती है और अपने मुद्दे पर लाने का प्रयास करने लगती है, तब लगता है कि टीवी में कितना बड़ा सामर्थ्य है। अर्णव गोस्वामी जब बड़े बड़े आवाज में बोलने लगता है तो मन में शंका आती है कि बोलने देना है या बोलना सुनना है। तो ऐसी सारी सम्मिश्र बातों को लेकर आज चलने वाला ये माध्यम जो है बड़ा प्रभावी माध्यम है, समाज के मन पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक वो रिमोट हाथ में लेकर अपने को जो चाहे वही कार्यक्रम लगाकर उसका आनंद लेने वाला एक माध्यम है।
मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप इस कार्यक्रम के लिए इस माध्यम को और प्रभावी, अर्थपूर्ण, लोगों को जो चाहिए वो ठीक तरह से लोगों को पहुंचाने का काम करने वाला यह एक प्रशिक्षण वर्ग है। मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहा हूँ कि ठीक बोले, मुझे पर बोले, आकर्षक तरीके से बोले, व्यक्तित्व को भी दिखाने में एक आकर्षकता उत्पन्न करे। और ये जो माध्यम आया है, ये माध्यम जन जागरण का माध्यम है, ये मन में रखिए। मनोरंजन तो होता ही रहेगा, लेकिन वृत्तांकन से लेकर आगे चलने वाली सारी बातों तक इस मीडियम ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। बहुत से उदाहरण हम देखते हैं, किसी मूवमेंट को आगे चलाना और किसी मूवमेंट को छुपा के रखना आजकल ये टेलीविजन के हाथों में रहता है। और ये सारी बातें ध्यान में लेना है, लेकिन आज ये सीखना नहीं है आपको इतना ही सीखना है कि अपना निवेदक क्या करना है। डोंट लर्न द ट्रिक्स तो बाद में आ जाए। लर्न एज ए ऑनेस्ट प्रोफेशनल ऑन टेलीविजन। फॉर दैट आई गिव यू माय ऑल बेस्ट विशेस, विश ऑल बेस्ट। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम यहाँ पर, और जो छोटे हैं उनको स्नेह प्रयास करा था, उसके लिए मुझे मैं रामभाव वाले की प्रबोधनी का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और काफ़ी वर्षों बाद मैंने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना सुनी है। दिल्ली में हम लोग वैसे तो सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से पसंद करते हैं, सुनाई दी जाती है, लेकिन वाकई में आज प्रियंका ने बहुत सुंदर सुनाया। पंखावज को सुनकर बहुत ही मन प्रसन्नचित हो गया। एनीवेज, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप सभी ने कोर्स किया है, अच्छा कोर्स जो मैंने पढ़ा था ईमेल में जब मुझे इन्वाइट किया था कि आप भी कोर्स करने भी जा रहे हैं, एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगी। कैम्पस से मैंने काम करना शुरू किया है, मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, ऑन द जॉब मैंने पढ़ाई की है, शिक्षित हुई हूँ, और ओवर द इयर्स मैंने अपने आप को सीखा है और लगातार आज मैं सीख रही हूँ। यहाँ पर भी खड़े होकर आज मैं सीख ही रही हूँ। पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरी प्रोफेशन है हमारा जर्नलिज्म का, ये कभी मोनोटोनस नहीं है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नया होगा। आपको कभी भी ठहराव सा नहीं आएगा, हमेशा आपको आपके माइंड को टिकल करने के लिए इंफॉर्मेशन आती है। तो आप कभी भी ना सोचिए, स्कूल में होते थे सोचिए कैसे जो टीचर है एक ही चैप्टर को, सब्जेक्ट को बार बार एक नई से नई पीढ़ी को कैसे वो पढ़ाते हैं, कितना बोरिंग होता था। लेकिन वाकई में एक समय के बाद मुझे लगा कि वो सबसे अच्छा प्रोफेशन था, क्योंकि आप अपने आप को भी समय देते हैं, आप जॉब भी करते हैं और परिवार को भी समय देते हैं। फिर वो बात और है, लेकिन इस प्रोफेशन में आपको मोनोटनी कभी नहीं मिलेगी। अगर आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बन के जा रहे हैं तो आप फिर 2 जगह निकलेंगे तो कुछ नया मिल जाएगा। न्यूज़ के लिए मैं जाती हूँ उसको सोचने के लिए, आज बड़ी खबर में इसको डिस्कस करेंगे, आज इसका शुरू करेंगे, लेकिन जब तक हम स्टेज से ऊपर स्टूडियो तक पहुँचते हैं कुछ बदल जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है। तो क्या है, आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना। मोनोटनी नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये है आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अखबार जो भी माध्यम है, आजकल इंटरनेट का माध्यम है, हमेशा न्यूज़ क्या डेवलप कर रही है, यू हैव टू बी अलर्ट। न्यूज़ आपके लिए लगातार आती रहेगी, उसको कैसे आप असिमुलेट करेंगे ये देखना। मोनोटनी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब आप पोस्ट कर लेते हैं, एक तो आप पत्रकार बन सकते हैं। मास कम्युनिकेशन इज अ वेरी वाइड फील्ड। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ रिपोर्टर और एंकर ही करना, क्योंकि जनरली लोग जब आते हैं उनसे मिलते हैं तो वो रिपोर्टर और एंकर बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पर नजर आता है। लेकिन जो जिस तरह से आपने देखा ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन ये पूरी टीम यहाँ पर जो मौजूद है, जिन्होंने काम किया, वो कैमरा है, तो पूरी टीम होती है जो काम करती है। तो पूरा क्षेत्र है जिसको आप चुन सकते हैं उस मीडिया में। आप टेलीविजन एंकर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, ग्राफिक में जा सकते हैं, कैमरा पर्सन बन सकते हैं, रिव्यू एडिटर्स बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो चुनने के लिए बहुत कुछ है। जब आप ये कोर्स 3 दिन तक कर रहे होंगे,
सोचिएगा कौन सा भाव आपको पसंद आ रहा है। इनफैक्ट ये फील्ड अब इतनी बड़ी हो गई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़ तक ही सीमित रहें। सोशल एरिया है, एंटरटेनमेंट है, तो पार एंड बाइक शो आते हैं, ऑटोमोबाइल शो है, बॉयज़ बहुत प्रेफर करते हैं, लड़कियाँ भी इसमें बहुत प्रेफर करती हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। तो तमाम क्षेत्र है जिसका फैलाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो चुनने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है इस फील्ड में। तो जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे या जितना आपने कर दिया है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कौन सा क्षेत्र मुझे भाग है। इसमें मत आप घबराइएगा कि मुझे सिर्फ न्यूज़ पढ़नी है, मुझे पॉलिटिक्स ही करनी है। समाज में एक समय था जब मैं इसमें आई थी 2006 में, मैंने कार्यक्रम किया था मुख्यमंत्री चले गाँव, तो मुझे कहा गया था कि आप भले ही कार्यक्रम कर लें, लेकिन पत्रकार का काम ये होता है कि मुझे हो रहा है, घटित हो रहा है, वो दिखाएं, बदलाव लाना आपका काम नहीं है। लेकिन समय के साथ मैं देख रही हूँ कि पत्रकार का काम बदलाव लाना ही होता है। आप जो भी कर रहे होते हैं उससे एक बदलाव भी आता है और बदलाव लाने की एक चेष्टा भी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से जो ये फील्ड है, अब मैं कल परसों पढ़ रही थी कि वेब टेलीविजन की बात हो रही है। क्या पता है कि जो मेरी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी हो चुकी है, एक नई पीढ़ी जो आप लोग हैं, आप लोग भविष्य हैं, वो भी तैयार हो रही है इंटरनेट के द्वारा, वेब इंटरनेट के द्वारा न्यूज़ दिखाई जाएगी। तो जो फैलाव है वो बहुत कुछ है। मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि जिस फील्ड में आप लोग घुस रहे हैं उसमें उसका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आपके लिए छोड़ने के लिए बहुत कुछ। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि फील्ड ग्लैमरस नहीं है। ज़्यादातर जो युवा और युवती से जुड़ते हैं वो सोचते हैं बहुत ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, एंकर्स बहुत सुंदर दिखते हैं, टीवी में आने का मौका मिलता है, आप बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये सब पूरे दिन के काम के बाद, पूरे दिन की पढ़ाई के बाद ही संभव हो पाता है कि आप टेलीविजन पे आए, कि आपको एक रिपोर्टर की माइक संभालने का मौका चाहिए। आजकल इतने सारे चैनल्स हो गए, रीजनल चैनल्स हो गए, तो दबाव और कॉम्पिटिशन के इस दौर में होता ये कि बहुत लोग बहुत जल्दी एंकर बन जाते हैं, बहुत जल्दी रिपोर्टर बन जाते हैं, लेकिन वो जो गहराई है, जो पढ़ाई के साथ, समझ के साथ आती है, वह फिर आने में समय। तो जो हमारे दर्शक हैं वो सबसे पहले भाग जाते हैं कि ये एंकर ने कुछ पढ़ाई आज करी है, या इस एंकर ने आज पढ़ाई नहीं, या इस रिपोर्टर को कुछ पता है या नहीं। तो ये ग्लैमरस बिल्कुल है। ये सोच के मत आइएगा कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी और तुरंत बहुत सुंदर देख के आपको टीवी पे आ जाएगी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगातार हर सुबह अपना समय पढ़ाई के लिए, एक समय में मैं कहती थी जो अखबार हमारी न्यूज़ की हड्डी है टेलीविजन की, लेकिन अब बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। टेलीविजन में सुबह जो खबर छपती है, शाम तक उसका पूरा एनालिसिस हो जाता है, तो दूसरे दिन सब बहुत पुराना हो जाता है। फिर इंटरनेट के जरिए, ट्विटर, सब कुछ आ गया, उसके जरिए जो जानकारी है वो लोगों तक बहुत तेजी से पहुँचती है। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा जो भी माध्यम है सूचना का, उससे जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को ये ध्यान में रखना कि सिर्फ ये नहीं है कि हम मीडिया में जुड़ गए हैं और किसी टीवी चैनल में या न्यूज़ चैनल में जॉब ले लें। आजकल रेडियो के माध्यम से ये भी फैलाव भी बहुत सुंदर है कि आप रेडियो के माध्यम से भी जुड़कर अपनी एक अपना करियर का विस्तार कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हैं, सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं है। बहुत तरह के आप सब बताएंगे यहाँ पर, यहाँ पर गिरी सर मौजूद हैं कि कितने आयाम हैं जो जुड़ रहे हैं और इसका फैलाव काफी है। और एक बात और जो पैशन की बात है, इस काम को सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि एक करियर मुझे चाहिए। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट, क्योंकि इस काम में समय की कोई सीमा नहीं होगी। और जब आप करते हैं तो 9 to 5 आपका काम होता है। जनरली लोग क्वेश्चन करते हैं, आते हैं हमारी शिफ्ट सिस्टम क्या होगी। तो इस काम में जब आपको अपना पैर जमाना तो समय को भूल कर आइए, समय को भूल कर आइए। ये मत सोचिए कि इतने से इतना समय काम करना है, ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे काम होता है, लेकिन इनिशियल डेज में जो काम होगा वो काफ़ी है। और क्योंकि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में अगर जॉब भी मिल जाती है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे रिपोर्टिंग करनी है, नहीं मुझे लिखना है, तो उसके लिए फिर आपको अलग से समय निकाल के काम करना है। तो एक खुले मन से आइए इस फील्ड में कि आप परिश्रम काफ़ी करें और आपको अपने काम से मोह होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए,
कि मैं इस काम को करने जा रहा है, इसमें और हम क्या दे सकते हैं। और क्योंकि मैं एंकर हूँ और जिस तरह से एंकरिंग में होता है, कल जो मैं शो कर रही थी किसानों की स्थिति तय कर रही थी, तो हमें उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हमारे पास हमारे रिपोर्टर ने दी थी किस तरह से जो सुसाइड डेथ है उसके फिगर्स को बंद किया, कम करके राज्य सरकार ने दिखाया। तो हमने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया था, एक अमिताभ चौधरी जो मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, और साथ में हमने किसान नेता को बुलाया था, तो एक किसान का व्याकरण करके आ रहे थे। चारों तरफ और लोग बैठे थे, लेकिन कैमरा मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि 2G से हम एक नई टेक्निक है उससे हम लोग कर रहे थे, तो कैमरा मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, तो सिर्फ उनको दिखा पा रहे थे। लेकिन वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा था, 2G कनेक्शन 3G कनेक्शन था, वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमको नहीं दिखा पा रहा था। तो मुझे पहले शो का आधा घंटा सिर्फ अम्बिका चौधरी के साथ खींच करना, ये मुझे जब मैं बैठ गई तब पता, लेकिन वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास रिसर्च, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी तो हम उनसे सवाल कर सकते थे, और उन्होंने यहाँ तक मुझे कह दिया कि आप लोग उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इतना गंभीरता से लेने की बात नहीं। लेकिन बाद में जब सत्ता में आप लोग बैठे होते हैं, जब नेता लोग को उनको लगता है कि हम बेकार में चीज़ों को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन वाकई में जब आपको देश भर से खबरें सुनाई देती हैं तो आप वाकई में मुश्किल हो जाते हैं कि अगर स्थिति इतनी खराब है तो उसको तत्परता से गंभीरता से लेना ही चाहिए। तो ब्रेक के बाद हमने खींचा, और ब्रेक के बाद हमने जो किसान भाई हमारे थे उनके हमने राय ली, उन्होंने उनको राय अपनी एक मंत्री के सामने रखने का मौका। कुछ लड़ाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ उन्होंने अपने मंत्री के सामने बात की, और मुझे जिस तरह से कुछ लोगों के मैसेजेस आए तो कुछ लड़ाई नहीं थी, लेकिन बहुत सहजता से एक बात मंत्री के कान तक पहुँच गई, और NDTV मालूम बना कि किस तरह से जो किसानों की स्थिति है वाकई में वहाँ पर इसलिए उसकी संज्ञान लेना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य। फिर उसके बाद में पोल्यूशन पे डॉक्टर मानस को बुलाया था, लेकिन दिल्ली में वाकई में पोल्यूशन मेरे गले का असर देख ही सकते हैं, लगातार खांसी हो रही है, वाकई वहाँ की जो हवा है काफ़ी प्रदूषित है, और उसको नियंत्रण में करने का सरकार प्रयास करेगी। तो बस अंत में मैं यही कहूँगी, आई वॉन्ट विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी फील है ये, मेरे तो घर में रोजी रोटी मेरी सालों से इसी मीडियम से चली है, बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन बिल्कुल आकाश बोर्ड के इसमें एंटर करिए, कुछ ये सपने सुहाने ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस ये बहुत ईजी फील होगी और हमें तुरंत ही जॉब मिल जाएगी एंड इट्स वेरी हाई फाई। मेहनत करके और आगे तक जाने की बहुत इसमें हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ज़मीन में अपने पैर रखेंगे तो आगे की आपकी जो लंबी की दौड़ है वो आप लंबा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं कुछ सवाल अगर आप लोगों के हैं तो वो मैं आंसर हेस्टेट मत करिए, आराम से मुझसे पूछिए, अगर मराठी में भी पूछना है तो यहाँ पे रसिका ट्रांसलेट कर देंगे मेरे लिए। इनिशियली लोग घबराएंगे, मैं ऐसे सेशन पर जाती हूँ, इनिशियली थोड़ी घबराहट होती है, लगता है कि हम कैसे बोलेंगे, लेकिन आप बोलने की कोशिश कीजिए, ग्रुप के भी बोलिए, आधा करके भी बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। और हर सुबह मैंने किया नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हर सुबह अखबार को जरा जोर जोर से बोलते पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये भी पढ़ लीजिए आप लोग घर में, उससे एक जब सुनाई देता है, जो हमारे पुराने जो लोग थे वो उपचार करते थे, तो जोर से क्यों बोलते हैं कि जब आप सुनाई भी देते हैं और बोलते भी हैं तो उसका असर आपको ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, यहाँ पीछे सर, आपके पीछे जी जी आपने 13 CMs को लेकर जी ये सब मेरे 2006-7 में किया था, और मैं बहुत जगह में मतलब काफ़ी 13 राज्यों में मैं गई थी। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं गोवा तक गई थी, महाराष्ट्र में आई थी, विलासराव देशमुख थे, तो आई थी मैं यहाँ पर। ऐसा है कि कौन सा मुख्यमंत्री जिसके गए गाँव में, मुख्यमंत्री को जब किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के गाँव में लेके जाए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गाँव वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने बहुत सिंपल सेटिंग रखा था। मुख्यमंत्री को हम चेयर पे बिठा देते थे और खाट पे बिठाते थे, और
और जमीन पर गांव वालों को दरी पर बिछाया और उनको माइक देते थे उनसे सवाल जवाब करने।